वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान बोर्ड का 2011 का पेपर करेंगे। 2011 में भी दो पेपर हुआ करते थे, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। आज हम पेपर फर्स्ट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। पेपर फर्स्ट है और ये 40 नंबर का हुआ करता है। तो जल्दी से हम इसके क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ध्यान से देखिए। तो देखिए बच्चों, हमें एक यहाँ पर सर्किट दे रखा है और इस सर्किट में आपसे पूछ रहा है कि x और y के बीच में, x और y के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है। अगर आप देखेंगे यहाँ भी b से, 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 तो अगर ये वाली जो साइड्स हैं और ये वाली जो साइड्स हैं, अगर इनका रेशियो सेम हो, ठीक है, अगर इनका रेशियो सेम हो तो जो बीच वाली अपने पास रेजिस्टेंस है वो हम क्या कर देंगे, उसे इग्नोर कर देंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, तो उसे इग्नोर कर देंगे। तब सर्किट क्या बनेगा भाई? सर्किट बनेगा, ध्यान से देखो भाई, इधर आ जाएगा 20 ओम, इधर आ जाएगा 20 ओम और नीचे भी आ जाएगा 20 और इधर 20। ये तो 20 हो गया भाई, वर्ल्ड कप 2020 है। खैर, तो बीच वाली आर्म जो है या बीच वाली भुजा जो है ये किसी काम की नहीं रहेगी। यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा, जितना आएगा इधर चला जाएगा, जितना इधर चला जाएगा, इधर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो अब ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, ये दोनों भी सीरीज में है, दोनों सीरीज में है तो इनको जोड़ के बनेगा 40 और इन दोनों को जोड़ के बनेगा 40। तो ये 40 किसमें हो गए? पैरेलल में हो गए और सेम रेजिस्टेंस के हैं, सेम रेजिस्टेंस के और पैरेलल में है। तो आप क्या करेंगे, 40/2 करेंगे तो ये कितने हैं? 1 2 2 ही तो बनेगा, ऊपर एक बनेगा नीचे एक बनेगा, दो। तो नंबर ऑफ रेजिस्टर से आप डिवाइड कर देंगे, प्रतिरोधों की संख्या से डिवाइड कर देंगे और एक का रेजिस्टेंस ले लेंगे। तो आंसर आ गया अपने पास 20 ओम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 20 ओम इज द आंसर। तो याद रखिएगा, अगर ये रेशियो जो है वो बराबर हो जाए इसके लेफ्ट हैंड साइड और इसके राइट हैंड साइड के, तो बीच वाली आर्म जो है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर क्या हो जाता है? जीरो। तो इसको इनइफेक्टिव मान के इसको हम हटा देते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है R1/R2 इक्वल टू R2/R3। ये रेशियो भी ले सकते हो आप, ये रेशियो भी ले सकते हो, दोनों से ये रेशियो लोगे और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर ये सीरीज में चलेगा, बीच वाले हट गए, नीचे वाले भी सीरीज में चलेगा। सीरीज जुड़ गया, ये सीरीज जुड़ गया, फिर जो एक बना 40 पैरेलल में, पैरेलल का आधा कर दो अगर सेम है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। सेकंड क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हमारे पास दो चुंबकीय ध्रुव दे रखे हैं, दो मैग्नेटिक पोल्स और उनकी ध्रुव प्राबल्यता 1 एम्पीयर मीटर के है, मध्य की दूरी इतनी है, बल आपको बताना है। इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या कह रहा है। फॉर्मूला है μ0/4π QM1 QM2 अपॉन r स्क्वायर। आपने सर आपने कूलम्ब्स लॉ लिख दिया, बिल्कुल सही कहा आपने। कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, कूलम्ब्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व के लिए कूलम्ब करेंगे, ये फॉर्मूला होता है। तो उन्होंने दे रखा है हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल्स हैं और उनकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो 1 एम्पियर इंटू मीटर है, यानी ध्रुव प्राबल्यता उनकी एक है। तो यहाँ भी एक लिखेंगे बेटे, यहाँ भी एक लिखेंगे। उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो भाई 10 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और जो μ0/4π है हमारे पास, इसको हटा देंगे हम और μ0/4π की जगह लिख देंगे हम 10 की पावर -7। चलिए देखिएगा फाइनल क्या बचेगा, इसको हटा के लिख दूंगा मैं 10 की पावर -7। QM1 QM2 को हटा के लिख दूंगा 1 × 1 और r स्क्वायर की जगह 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। तो ये 10 की पावर -7 नीचे 10 की पावर -2 ऊपर चला गया, तो ये प्लस का हो जाएगा -7 + 2 + 5, ठीक है भाई, +5 सॉरी -5 पर जाके प्लस का हो जाएगा, तो -7 + 2 -5। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 10 की पावर -5 न्यूटन। दिस इज द करेक्ट आंसर। जो वैल्यू दे रखी है उस फॉर्मूला में रख दीजिएगा, हो जाएगा काम। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है? समान वेग से चल रहे हैं, सेम वेलोसिटी से समान समरूप चुंबकीय क्षेत्र में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कणों को लंबवत प्रेक्षित किया गया है, प्रोजेक्टर परपेंडिकुलरली। इनमें से किस कण पर सर्वाधिक चुंबकीय बल लगेगा? फॉलोइंग पार्टिकल्स एक्सपीरियंस मोर मैग्नेटिक फील्ड में से कौन? तो बेटे देखो, हमारे पास फॉर्मूला होता है
F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा। ये सब पार्टिकल के लिए सेम है, क्रॉस कर दिया। ये सब पार्टिकल के लिए सेम है, क्रॉस कर दिया। सब पार्टिकल के लिए सेम है, क्रॉस कर दिया। तो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया भैया? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब इन सब में से किसका चार्ज सबसे ज्यादा है पता करोगे? किसका चार्ज सबसे ज्यादा है? किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है या ज्यादा प्रोटॉन से? किसके पास ज्यादा है भाई? इलेक्ट्रॉन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक प्रोटॉन है, तो ये तो बेचारे बहुत छोटे हो गए। लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन है, तो करेक्ट आंसर है अपने पास लिथियम। ये बाद में भी आया हुआ सवाल राजस्थान बोर्ड में, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उन 2 पदार्थों के नाम लिखिए जिनका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा ऋणात्मक होता है। तो पहले तो आप ये समझिए ऋणात्मक का मतलब क्या होता है। ऋणात्मक का मतलब होता है टेम्परेचर आ गया या रेजिस्टिविटी आ गई, टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती चली है, तो हम कहेंगे उसके लिए अल्फा ऋणात्मक है। और ये तो अपने लिए है सिलिकॉन और जर्मेनियम। आप नोटिस करेंगे 2010 का जो पेपर फर्स्ट है उसमें भी सेम क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने डायरेक्ट इनके नाम पूछे थे। यहाँ पर वो क्या कर रहा है आपसे, यहाँ पर उसने सवाल को उल्टा करके पूछ लिया। अच्छा, ऋणात्मक क्यों आता है? क्योंकि अल्फा इक्वल टू होता है √2 माइनस 𝝆1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है, ये अपने पास होता है इंटू 𝝆1। अब ये जो रो है ये 𝝆1 से छोटा है, तो ये डिफरेंस किसमें चला गया? माइनस में, इसलिए अल्फा किसमें चला गया? ऋणात्मक। तीसरा क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। चौथा क्वेश्चन क्या है? बहुत ही आसान है। डिफाइन न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? ये चुंबक से जुड़ा हुआ, मैग्नेटिज्म से जुड़ा हुआ है। अर्थ की सरफेस पर वो पॉइंट जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है उसे हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। क्यों 0 होता है? क्योंकि अर्थ का भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मान लीजिए कोई मैग्नेट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है, या जो कंपास है उसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड, तो उस पॉइंट को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर आगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले कोई 2 स्रोत लिखिए। कौन कौन उत्पन्न करता है? बार मैग्नेट, दंड चुंबक, सीधा लंबा धारावाही चालक तार, वो भी करता है। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, सोलेनोइड भी करता है, टोरॉइड भी करता है, प्रणालिका भी करती है, टोरॉइड भी करता है, अरे बहुत सारे हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि गतिमान आवेश, मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जस्ट रिलैक्स, आपको इसी में 2 लिख देना, राजस्थान बोर्ड में पहले भी आया है। छठा क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। 7वां क्वेश्चन जो है, मैंने आपको पहले भी कहा था, इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर से जुड़ा हुआ सवाल है अपने पास, इसको ध्यान समझिए। आपको आवेश घनत्व दे रखा है, यानी कि लीनियर चार्ज दे रखा है इतना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको निकालना है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 5 सेंटीमीटर। तो यार फॉर्मूला होता है E बराबर 2 के लैम्डा अपॉन r। 2 की जगह 2, k की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9, लैम्डा की जगह माइक्रो कूलम बोलते हैं, तो 2 इंटू 10 की पावर -6, और r की जगह 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व कर लेना यार, ऊपर आ जाएगा 36 अपॉन 5, ठीक है, तो कर लेना यार, तो आसान चीज है ना। यूनिट जरूर याद रख लेना, न्यूटन पर कूलम। ये सवाल मैं करवा चुका हूँ। सेल के विरुद्ध वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता में क्या अंतर है, या आपस में किस तरह संबंध है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल, हाउ दे रिलेटेड विद ईच अदर। ये उसमें 2010 वाले पेपर में भी आया था। ईएमएफ जो है ओपन सर्किट में मेजर करते हैं, और टर्मिनल वोल्टेज क्लोज सर्किट में, यानी कि बंद परिपथ में हम मेजर करते हैं, और इनके बीच में रिलेशन बहुत ही आसान है। आप देखिएगा क्या रिलेशन इनके बीच में, V इक्वल टू होता है E माइनस IR, ये इनके बीच में रिलेशन होता है। एक नंबर आराम से आएगा। 9th क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन भी सिलेबस में नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। 11वां क्वेश्चन, एक धारावाही परिनालिका जिसके बाएं सिरे से धारा दक्षिणावर्त बह रही है में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्र द्वारा दर्शाइए। इन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड द करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ठीक है। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन इट। तो आप देखिए यहाँ पर वो आपसे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड, दिस इज सोलेनॉइड, यानी कि परिनालिका हो गई। ये लेफ्ट साइड हो गया जी, यानी कि बायां, ये हो गया जी राइट, ठीक है। अब यहां से मैं देख रहा हूं तो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, यानी हिंदी में दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज याद रखिएगा। अगर क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो आप क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज तरीके से फ्लो होता है, ऐसे चलता है।
तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा है। तो ये साउथ पोल बनेगा यार। ये क्लॉक रूल है अपने पास, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है साउथ पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ पोल बनेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आएंगी? बाहर आएंगी नॉर्थ से साउथ, अंदर आएंगी साउथ से नॉर्थ, फिर बाहर आएंगी नॉर्थ से साउथ, अंदर जाएंगे साउथ से नॉर्थ। इतना ध्यान रखना है कि जब अंदर की तरफ आपको बनाना है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी आप डेंसर रख लीजिएगा और थोड़ी स्ट्रेट रख दीजिएगा, क्योंकि बार मैग्नेट वाला हिसाब थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए अंदर थोड़ी सी स्ट्रेट रख लीजिएगा, बाकी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम लिखिए। दाहिने हाथ का नियम है अपने पास, चैप्टर 6 में आता है मोशन फील्ड करंट। मोशन फील्ड करंट, मोशन फील्ड करंट यानी कि चालक की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा। इसके अनुसार फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अगर हम सीधे हाथ के अंगूठे को और शुरू के 2 उंगलियों को, नाम देने की भी जरूरत नहीं है यार, शुरू की 2 उंगलियां ये होंगी और ये थोड़ी होंगी शुरू की 2 उंगलियां, ठीक है भाई। तो शुरू की जो 2 उंगलियां हैं और जो अंगूठा है उनको एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार से आप फैलाएं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा को दर्शाए और पहली उंगली जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए। तो फिर ये वाली जो है ये धारा की दिशा को दर्शाएगी और ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज के लिए होती है। जैसे मैंने इस तरीके से कर दिया तो ये जो डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज के लिए, लेकिन हम जानते हैं चालक में इलेक्ट्रॉन चलता है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा अलग होगी, धारा की दिशा तो ये रहेगी लेकिन इलेक्ट्रॉन की दिशा अलग होगी, ध्यान रखिएगा। इन इंग्लिश, इफ वी एक्सटेंड thumb and first 2 fingers of right hand such that the finger in perpendicular direction such that the thumb will show the direction of motion of conductor and the first finger give the direction of magnetic field and the second finger will give the direction of current। ठीक है, इजी हुई, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आपसे क्या कह रहा है? 10 फेरों वाली कुंडली में संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 0.8 वेबर से घटकर 0.2 वेबर रह जाता है कुंडली की सिरों के मध्य। प्रेरित वाहक याद कीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स इतना है 10 टन है, 0.8 से 0.2 रह जाता है 0.1 सेकंड में। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास E इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो यार डेल्टा टी तो अपने पास 0.1 सेकंड, तो परेशानी नहीं है। ये फाइनल फ्लक्स है, इनिशियल फ्लक्स है, तो हम ऐसे लिख देंगे 0.2 माइनस का 0.8, तो कितना हो गया? माइनस 0.6 अपॉन 0.1। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने यहाँ पर n से मल्टीप्लाई भी करा देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है अपने पास 10 से मल्टीप्लाई करा दो। ये डेसिमल से डेसिमल कट गया, अंदर माइनस आएगा, बाहर भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करा दो तो E इक्वल टू हो गया 10 इंटू 6 60 वोल्ट है ना। दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार। माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी की जगह 0.1, डेल्टा फाइव की जगह 0.2 माइनस 0.8, तो अंदर आएगा 0.6 माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.6, यहाँ 10 आ गया क्योंकि n है ना, और पॉइंट से पॉइंट कट गया 6 इंटू 10 60 वोल्ट आंसर आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। 3 बिंदु आवेशों से निर्मित किसी तंत्र की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का सवाल राजस्थान बोर्ड में पहले बाद में भी आया है, 3 नंबर के सवाल, 3 नंबर का सवाल आया राजस्थान बोर्ड में, तो बी केयरफुल अबाउट इट, है ना। तो आप देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक ट्राइंगल बनाएंगे, यहां पर चार्ज लाएंगे Q1 इंफिनिटी से, ये लेकर आ गए, ठीक है। लाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले से ना तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कोई चार्ज है, तो एनर्जी स्टोर होगी 0। फिर जब आप Q2 को लेकर आओगे, इंफिनिटी से उठाकर लाओगे आप Q2 को B पॉइंट पर, ये पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये डिस्टेंस मान लें R12। जब आप Q2 को लेकर आओगे तो आपको Q1 के पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना होगा, तो U2 बराबर हो गया Q2 V1, ठीक है। अब तो V1 की जगह लिख देंगे KQ1 अपॉन R12, ठीक है। इसको इक्वेशन दे देंगे हम सेकंड, ठीक है साहब। अब मैं किसको ला रहा हूँ? Q3 को ला रहा हूँ इंफिनिटी से उठाकर, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं R13 लिख दूंगा, इस डिस्टेंस को मैं R23 लिख दूंगा, तो भाई यहाँ तो 2 पोटेंशियल हो जाएंगे, Q1 की वजह से Q2 की वजह से, तो Q3 इंटू V1 कॉमा 3 प्लस Q2 V2 कॉमा 3, वो इसके रिस्पेक्ट में 3 के रिस्पेक्ट में, तो V1 कॉमा 3 को हटा के लिख दूंगा KQ1 अपॉन R13 जो डिस्टेंस है प्लस Q3 है, Q3
इंटू के Q2 अपॉन R2 3, इसको इक्वेशन दे देंगे थर्ड। तो U1 तो 0 है, U2 है K Q1 Q2 अपॉन R12 और U3 है ये पूरी, तो इसको और इसको ऐड कर लेना, U1 और U2 को टोटल निकल जाएगी। डायग्राम ऐसे बनाना है, ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर देखिएगा 6 माइक्रोफैराड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से बढ़ाकर 20 वोल्ट कर देने पर इसकी ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। तो भाई डेल्टा यू डायरेक्ट कर लो यार, काय को फालतू परेशान हो। हाफ 6 माइक्रोफैराड है तो सी तो चेंज हो नहीं रहा, वोल्टेज चेंज हो रही, तो उसको डेल्टा बी कर लो। हाफ सी वी स्क्वायर कर देता हूं, सी की जगह लिख दूंगा 6 माइक्रोफैराड 6 इंटू 10 की पावर -6। डेल्टा बी निकालना है तो 10 20 माइनस 10 कर देना, फिर उसका स्क्वायर कर देना, ये कट गया अपने पास, ये 3 आ गया। तो 3 इंटू 10 की पावर -6, 10 20 माइनस 10 हो गया 10, और 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो अपने पास हो गया 3 इंटू 10 की पावर -4 जूल, ये आंसर है। ठीक है, सिंपल 2 नंबर का सवाल है, कहां इसमें मुश्किल आ रही। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का नामांकित चित्र बनाकर संतुलित अवस्था प्राप्त कीजिए। ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड ऑब्टेन इट्स कंडीशन ऑफ बैलेंस। ये भी आसान सा अपने पास सवाल है। आप देखिएगा, हम व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं, इसमें किरचॉफ का लॉ लगेगा। ठीक है, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर, इसमें नल डिफ्लेक्शन शो करवा दें आप, ये नल डिफ्लेक्शन शो करवा दें। ये की ऑन रहनी चाहिए, इसको R1 नाम दे दो, इसको R2 नाम दे दो, ठीक है, और इसको R3 नाम दे दो, इसको R4 नाम दे दो, और ये बैटरी जोड़ दो। ये बैटरी जुड़ गया भाई, ये जुड़ गई, ठीक है, ये बैटरी अपने पास, ठीक है, नाम दे दो A B C D। करंट फ्लो करो भाई I1, इधर भी करंट फ्लो करो I1। जी में तो जाएगा ही नहीं ना, जी के डायग्राम में दिखा हुआ नल डिफ्लेक्शन है, बोलने की जरूरत ही नहीं। इधर I2 और इधर भी I2, टोटल करंट तो वैसे आए, ठीक है भाई, टोटल करंट अपने पास आए, कोई बात नहीं, डायग्राम बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से, इस तरीके से, फिर ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और ये गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन हमने शो किया, ठीक है। यहाँ ये की जुड़ जाएगी, इसको ढंग से नल डिफ्लेक्शन, ये की हो गई, ये R1, ये R3, ये R4, ये बैटरी जोड़ दिया आपने। ये देखिए हमने बैटरी जोड़, ये तो बनाया था, ये बनी, ये बैटरी हो गई, ठीक है साहब। बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है I, अभी जो I करंट है इसके 2 टुकड़े हो गए, I1, इधर भी जाएगा I1, IG इज इक्वल टू 0, इधर आ जाएगा I2, ठीक है, I2, और इधर भी आ जाएगा I2, ठीक है। टोटल करंट तो है ही अपने पास, I1 और I2 मिलकर I बन जाएंगे। अब किरचॉफ का लॉ लगा देंगे भाई, A B C D, अरे कुछ भी नाम दे दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। सर्किट कंप्लीट है ही अपने पास। अब हमने यहां पर लूप ले लिया है, लूप A B D A, ठीक है। अब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लो, जो चाहो ले लो, मैं तो क्लॉकवाइज ले लिया। ए से बी चलूंगा, ठीक है, ए से बी चलूंगा तो ए से बी के अक्रॉस पोटेंशियल आएगा I1 R1, बी से डी चलूंगा, पोटेंशियल 0, करंट ही नहीं है, डी से ए आऊंगा, पोटेंशियल आएगा माइनस में, तो बराबर करके लिख दूंगा। अपने पास इतना टाइम थोड़ी है, एग्जाम में भी डायरेक्ट ही करना है यार, कोई परेशानी नहीं है। फिर लूप पे आ जाओ, अरे तो बहुत बार आया डेरिवेशन, बी सी डी बी, बी सी डी बी, ठीक है। बी से सी चलेंगे I1 R2, फिर सी से डी चलेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा I2 R4, ये इक्वेशन सेकंड। अब रेशियो निकाल ले, I1 R1 में I1 R2 का भाग दिया, I1 कैंसिल हो गया, R1 अपॉन R2, I2 R3 में I2 R4 का भाग दे, I2 से I2 कैंसिल, लो जी डेरिवेशन खत्म हो गया। डायग्राम बना है, इतना से तो करना है ना, करना है।
चलो आगे बढ़ जाते हैं। 17 क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, मतलब 18वां भी वैसे देखा जाए तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको करा देता हूँ, कर लेना एक बार, कोई परेशानी नहीं है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन आर रेडियस के वृत्ताकार पथ में, यानी कि परमाणु के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। न्यूक्लियस है यानी कि नाभिक, v वेलोसिटी से। तो आपको इसका क्या बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बताना है चुंबकीय आघूर्ण का। तो फॉर्मूला होता है m बराबर है ना ये, अब एक चक्कर के लिए बताना है इसलिए m को 1 कर देना। करंट जो है अपने पास उसको हम लिख देंगे ऐसे E/t, एक चक्कर लगाने में लगा टाइम और चार्ज। और A जो है ये अपने पास सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है तो उसका एरिया हो जाएगा πr²। ठीक है साहब, देखिए खत्म होने वाला, तो ध्यान से देखिए। अभी जो टाइम पीरियड है इसको हम लिख सकते हैं 2πr/v, सर्कमफेरेंस अपॉन स्पीड। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, r² से r कैंसिल हो गया, कैपिटल ए आर मान लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। v को ऊपर भेज दे, तो देख तेरे पास क्या क्या बचा, v आ गया ऊपर, e है, r आ गया और ये 2 EV/2, बस खत्म। v की जगह ओमेगा r लिख देना, तो e ओमेगा r² आ जाएगा। तो n की जगह 1 एक चक्कर के लिए, i की जगह चार्ज अपॉन टाइम, ये एक चक्कर में लगा टाइम यानी कि टाइम पीरियड, और a की जगह सर्कल का एरिया यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr², t की जगह रख सकते हैं सर्कमफेरेंस अपॉन स्पीड, परिधि बटा 4। तो r से r² कट गया, पाई से पाई कट गया, v पर चला गया। चलो 2 नंबर की डेरिवेशन है यार, जरूर करना इसको। फिर आपसे क्या कह रहा है, जब किसी कुंडली के पास क्षण चुंबक का दक्षिण ध्रुव लाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। When south pole of a bar magnet moves towards a coil, then what will be the direction of induced current? तो induced current की डायरेक्शन क्या होगी। कॉइल अपन जैसे ले लेते हैं, यहाँ पर एक सर्कुलर लूप ले लेते हैं समझने के लिए, और इसके पास आप क्या लेकर आ रहे हैं, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव S लेकर आ रहे हैं। तो S लेकर आएंगे तो सेम पोल बनेगा, सेम पोल बनेगा तो करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ना करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा। कुंडली के पास क्षण चुंबक का दक्षिणी ध्रुव लाया जाता है तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा पास लाएंगे, सेम पोल बनेगा लेंज लॉ के हिसाब से। एक्सप्लेन विद डायग्राम, तो एक्सप्लेन विद डायग्राम का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, व्हेन यू ब्रिंग अ पोल नियर वन ऑफ द फेस ऑफ द कॉइल, then same pole will generate, same magnetic pole generate due to repulsion, and hence the current will flow in clockwise direction, तो से SS पोल बनेगा। जब किसी कुंडली के पास हम किसी क्षण चुंबक का दक्षिण ध्रुव लेकर आएंगे तो दक्षिणी ध्रुव में वो दक्षिणी ध्रुव ही बनेगा उस पर लेंज लॉ के अनुसार, और इसलिए दक्षिणावर्त दिशा में, या हम कह सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। वॉटहीन धारा की परिभाषा लिखिए। एक परिपथ में 100 वोल्ट का विद्युत वाहक बल लगाने पर 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यदि धारा विद्युत वाहक बल में π/3 का कालांतर है तो शक्ति गुणांक परिपथ में औसत शक्ति और शक्तिहीन धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ये तो जब अपने सिलेबस में है नहीं, शक्तिहीन धारा का वर्ग माध्य मूल मान ये आपको निकालना है, ये तो निकालने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड आप यहाँ पर निकालेंगे, ये इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिएगा। डिफाइन वॉटलेस करंट। In a circuit when 100 volt EMF is applied, 1 ampere current flows if the phase difference between current and electromotive force is π/3। कैलकुलेट ये आपको करना है, ठीक है। वॉटलेस करंट क्या होता है, वॉटहीन धारा क्या होती है। आप सिंपली कहें कि वह धारा जो प्रत्यावर्ती परिपथ में या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित होती है उससे कोई शक्ति हास नहीं होता है, ऊर्जा हास नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉटहीन धारा। इंग्लिश में हम कहें द करंट which does not lead loss of energy in heat, या एनर्जी लॉस नहीं होने देती, उसको हम वॉटहीन कहते हैं, ठीक है। वॉटहीन का मतलब ये पावरलेस। आपसे कह रहा है पावर फैक्टर निकालो, तो चलो पावर फैक्टर निकाल लेते हैं। तो अपने पास पावर फैक्टर होता है cos phi यानी शक्ति गुणा, और फाई कितना दे रखा है π/3, cos 60 डिग्री होता है अपने पास 1/2। लो जी आंसर आ गया। एवरेज पावर इन द सर्किट, तो अब देखो यहाँ पर 100 वोल्ट अप्लाई किया है, उससे करंट 1 एम्पीयर का फ्लो हो रहा है, तो P एवरेज इज इक्वल टू VRMS IRMS, तो 100 इंटू 1 इंटू cos π/3, तो देखो 100 इंटू
1/2 ये कैंसिल कर दो तो अपने पास आ गया 50 वॉट, ये आंसर आएगा। ठीक है, और एक लंबी परिनालिका के 100 मिनट तत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अरे कराया था मैंने सवाल, खैर ये पहले भी करवा चुका हूँ। ये अपने पास परिनालिका हो गई, ठीक है, ये परिनालिका, ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कर दो यार, करंट फ्लो कर दो। इसकी लेंथ एल मान लो, तो एल निकालना है, एल बराबर होता है फाई अपॉन आई। फाई की जगह लिख देना तुम एन बी ए कॉस 0 डिग्री, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा काहे के लिए लिखा था, चलता रहता है। बी की जगह लिख देना म्यू नॉट है ना, और ए की जगह चाहो तो पाई आर स्क्वायर लिख देना, आई से आई कट कर देना, चलो खत्म हो डेरिवेशन। ये भी छोड़ दोगे, यहाँ तक भी छोड़ दोगे, काम हो जाएगा। और स्मॉल एन की जगह अगर हम कैपिटल एन बाई एन लिखेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एन, ये सब हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। बायो-सावर्ट का नियम लिखिए, सीरीज लंबे पर कारण, ठीक है, परिमित लंबाई की धारा चालक कारण उत्पन्न चुंबकीय व्यंजक प्राप्त की दर्शाई की धारा में चालक अनंत लंबाई पर उस लंबवत दूरी डी पर स्थित बिंदु पर, देखो ये अपने सिलेबस में नहीं है, बायो-सावर्ट का नियम तो है, वो तो आप कर लेना। गाउस का नियम पूछ रहा है, और अपरिमित चालक परत के और समीप किसी बिंदु विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवश्यक क्षेत्र विद्युत क्षेत्र तीव्रता तो पृष्ठीय आवश्यक निर्भरता होगा। ये भी यार मेरे वीडियोस में देख लेना, आपको मिल जाएगा ये। गाउस का नियम तो बहुत ही आसान है, गॉस लॉ जो है अपने पास तो बहुत ही आसान है। कितने रह गए इसमें टॉपिक, चलो बड़े क्वेश्चन है, इसको फिर अपन बाद में करेंगे। ओके बच्चों, तो मैं आपको इसको दूसरा वीडियो बना के दे दूंगा, आसान रहेगा। थैंक यू वेरी मच।